तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वालो स्टार्ट टू लैंड ऑफ ऑरिजिन के चैप्टर नंबर 399 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लूफेंग ने कम्प्लीटली रिफाइन करके अपनी खुद की एक किताब लिख दी होती है और साथ में अपने युवान चले जाते हैं किसी और से मिलने, ताकि वो अपने ऑक्यूपाइड टेरिटरी को वापस ले सके। अब दिखाया जाता है युवान को, जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं, वो अपने टेरिटरी के पास ही जा रहे होते हैं। अब युवान सबसे पहला लॉर्ड बना था, उसकी लाइफ बाकी सारे लॉर्ड से काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। उसने यंगर जनरेशन के प्रैक्टिशनर्स को न्यूट्रियर करने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। यहाँ तक कि अभी जितने भी नए नए लॉर्ड आए हैं उन सबसे ज़्यादा अपने युवा ने करके दिया है। वो सभी से अच्छे से पेश आया करते हैं और सबको अच्छे खासे रिसोर्सेज दिया करते हैं। अब ये उनके खुद के बच्चे जैसे थे। अब कोई बाप अपने बच्चों को जुदा होता हुआ कैसे देख सकता है, इसलिए इसको इतना ज़्यादा खटक रहा होता है। और जब ये देखता कि कैसे 100 वर्ल्ड क्लस्टर्स वो किसी और के द्वारा लूटे जा चुके हैं, उन पे किसी और का राज चल रहा है और उनके ऑरिजिन वर्ल्ड्स के ऑरिजिन एसेंस को खाया जा रहा है, डिवोवर किया जा रहा है, तो आखिरकार अपने युवान चुपचाप कैसे रह सकते थे। युवान खुद से सोचते हुए कहता है कि आई स्पेस फैक्शंस और इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस वो दोनों सेम के जैसे ही हैं। दोनों इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म से भरे हुए हैं जो कि रिसोर्सेज को प्लंडर करके ही लूटा करते हैं। और इसमें से ऐसे कई सारे ह्यूमन एंसेस्टर्स लेवल बीइंग्स हैं जो कि ऑरिजिन कोर्स को खाना पसंद करते हैं। यहाँ पे हमें आई स्पीक फैक्शंस के बारे में थोड़ी और चीज़ें बताई जाती है कि इसके अंदर 12 इमॉर्टल बीइंग्स हैं जो कि ओकेजनली दूसरे ऑरिजिन वर्ल्ड्स के ऑरिजिन एसेंस को बड़ी ही मज़े से चख कर खाया करते थे। और यहाँ पर 12 भी नहीं बल्कि आसपीस फैक्शंस के अंदर और भी कई सारे ह्यूमन एंसेस्टर्स ज्वाइन किए हुए हैं जो कि दूसरे फैक्शंस के द्वारा उन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब ये ह्यूमन एंसेस्टर इन्होंने अभी तक इमॉर्टैलिटी को हासिल नहीं किया होता, इसलिए वो अपने डायरेक्टली 12 के अंदर नहीं आते, बस वो ऊपर ऊपर से ही बाहर से ही सपोर्ट किया करते थे। मेनली यहाँ पे 12 मेजर लीडर हुआ करते थे, जिसके साथ हमें ये बताया जाता है कि अभी के फिलहाल युवान उसी को बचाने के लिए जा रहा होता है और कहता है कि मैं इसको रोकना चाहता हूँ। और युवान कहता है कि कैसे भी करके इसे रोकना ही होगा। और उसे एक चीज़ तो अच्छे से पता था कि प्रैक्टिशनर फैक्शन जब तक स्ट्रांग ना बनेगा तब तक वो इन सब को नहीं रोक सकते हैं। लेकिन जबकि अभी फ़िलहाल में अपना लूफेन 8 लॉर्ड बनकर आ चुका है, तो लॉर्ड के पास एक नया पावरफुल बंदा आ चुका है जो कि फ्यूचर में 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड भी आ सकता है। और प्रैक्टिशनर फैक्शन सिर्फ स्ट्रॉन्गर ही स्ट्रॉन्गर होंगी, वो कभी भी वीक नहीं हो सकती हैं क्योंकि वो कभी मरेंगे ही नहीं, वो हमेशा इमॉर्टल। मतलब देख रहे हो कि एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जब लॉर्ड्स के पास खुद 1000 लॉर्ड्स मौजूद होंगे। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इन्फिनाइट बहुत टाइम बाद एक ऐसा भी टाइम आएगा कि इतने सारे लॉर्ड्स हो सकते हैं और वहाँ पर अपने प्रैक्टिशनर फैक्शंस की पावर सिर्फ बढ़ते ही जाएगी क्योंकि वो सब इमॉर्टल होंगे और कभी मरेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर युवान अपने गुस्से को शांत रखता है, वो रास्ते को देखता हुआ आगे बढ़ रहा होता है क्योंकि उसे अभी नेगोशिएशंस करने जाना था, तो उसे अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा भी करना है। अब जहाँ भी युवान पास होते जा रहा था, युवान के पावर्स इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ लॉज भी उसके सामने झुक रहे होते हैं। हर एक स्टेप में वो बहुत बड़ी डिस्टेंसेस को कवर करता है। मतलब लूफेंग से उसकी स्पीड 2 गुना होती, तो ऑफ कोर्स ही बात है कि युवान बहुत ज़्यादा स्पीड में चलेगा ही। इसके साथ वो कुछ ही मूवमेंट्स के बाद अपने फाइनल डेस्टिनेशंस पे आ जाता है और जैसे ही वो वहाँ पे आता है ना, एक वार्म सी वॉइस अपने टावरिंग ब्लैक फिगर में खड़ा होता है, वो उसे वेलकम करते हुए कहता है, ब्रदर युवान, तो तुम आ ही गए हैं। अब यहाँ पे युवान भी दूसरे पार्टी को ऑब्जर्व करता है जहाँ पे उसे सामने में एक ब्लैक फिगर वाला बंदा दिखाई देता है जो कि अपने डार्क स्केल्स में घिरा होता है और उसके पास सिर्फ एक सिंगल आई होती जो कि आग की ज्वाला में जल रही होती है। अब वो एक बहुत ही भयंकर वाली अपीयरेंस को शो कर रहा था कि हाँ देखो मुझसे डरने वाली बातें, लेकिन उसकी स्माइल तो सोलो लेवलिंग की वो मूर्ति जैसे लग रही थी, मतलब कुछ ज़्यादा ही चार्मिंग जैसी। जिसके साथ युवान भी उस बंदे की तरफ देख कर कहता है कि वोंगो
ह्यूमन एंसेस्टर। अब यहाँ पे ये बताया जाता है कि वुगू ह्यूमन एंसेस्टर 12 इमॉर्टल बीइंग्स के जो कि आईस्पीस फैक्शंस में मौजूद है उसके अंदर टॉप 5 में आया करता है। मतलब इस बंदे से भी और भी पावरफुल बंदे मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ और पावरफुल बीइंग्स के बारे में हमें पता चलेगा जो कि अच्छी खासी चीज़ें हैं, जिसके साथ मैं कुछ ऐसे एक थ्योरी बनाऊंगा कि क्या हो सकता है ऐसा हुआ तो। अब यहाँ पे ये सब चल रही होती है। ये बताया जाता है कि इस इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस में जो कि बहुत बड़ी है तो उसकी पावर्स लेवल में देखा जाए तो वो भी ह्यूमन एंसेस्टर टॉप 30 के अंदर आया करता है और यहाँ पर इसकी पावर्स लोटस प्रिजन माउंटेन लॉर्ड की जितनी ही होती है। इसके साथ युवान उस बंदे से कोल लेके आता है कि मैं यहाँ पे अपने 100 वर्ल्ड क्लस्टर जो कि तुम सबने ऑक्यूपाई कर रखा है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए आया हुआ हूँ। वहाँ पर वो ये भी कहता है कि हमारी प्रैक्टिशनर फैक्शंस और तुम्हारी आईस्पीस फैक्शंस दोनों एलाइज थी, लेकिन आखिरकार तुमने फिर भी हम पे अटैक क्यों की, हम हमारे टेरिटरी को क्यों भी अपने कब्जे में की, हम तो एलाइज से ना और एलाइज कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। तो ये सुनकर वुगू ह्यूमन एंसेस्टर सिर्फ इतना ही कहता है कि ज़्यादा जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग जानते थे कि तुम जरूर आओगे, इसलिए बिंग फैंग ह्यूमन एंसेस्टर्स ने बाकी के हाईएस्ट एचुलेंस को यहाँ पर बुलाया है ताकि वो सभी आकर तुमसे बात कर सके और वो बहुत ही जल्द यहाँ पे आने वाले हैं। अब इस जगह का जो मालिक होता है, जो लीडर होता है 12 ह्यूमन एंसेस्टर्स में, उसमें बिंग फैंग ह्यूमन एंसेस्टर ही सबसे मेन लीडर होता है। बिंग फैंग एंसेस्टर सुप्रीम लीडर की तरह देखा जाता है और इसी बंदे ने इस अलायंस को बनाया था। अब इसके बारे में थोड़ी सी और चीज़ें पता चलेगी, लेकिन हाँ अभी थोड़ा सा वेट कर दो। अब यहाँ पे सीन चेंज कर हमें ग्रैंड टावरिंग पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वुगू ह्यूमन एंसेस्टर युवान के साथ बैठकर इंतजार कर रहा होता है। बस थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे 11 फिगर्स आ जाते हैं और सबके अपने अपने क्लोन्स मौजूद होते हैं क्योंकि यहाँ पे वो असल में फाइट करने के लिए नहीं आए हुए होते हैं। और जबकि 12 के 12 बंदे यहाँ पे मौजूद थे तो ये दर्शा रहा था कि ये सिचुएशन कितनी ही ज़्यादा गंभीर है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिसके साथ एक बूमिंग वॉइस वहाँ पे जो कि एक डीप ब्लू आइज की तरह बॉडी होती है वो कहता है ब्रदर युवान। अब यहाँ पे भले उन सब की क्लोन ही मौजूद थी लेकिन उन सब की पावर्स बहुत जाती क्योंकि हर एक बंदा लॉर्ड था। अब ये मत सोचो कि अपने युवान अकेले आए हैं तो ये बंदा युवान को कुछ कर भी पाएगा। युवान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वैसे भी युवान इमॉर्टल है तो उसकी ये क्लोन डिस्ट्रॉय भी होगी तो क्या हुआ, वो खुद को फिर से हील कर लेगा। जिसके साथ बिंग फैंग ह्यूमन एंसेस्टर्स वो यहाँ पर थे। अब ये भी बताया जाता है कि बिंग फैंग ह्यूमन एंसेस्टर की पावर अपने युवान जितनी ही थी, दोनों इक्वली जितनी पावरफुल है। और बताया जाता है कि इसके पास एक इमॉर्टल बॉडी है जो कि लॉर्ड वुलन की जितनी कंपेरेबल की जा सकती है और इसकी पावर्स बहुत ज़्यादा है। इसकी कॉम्बैट पावर तो लॉर्ड वुलन से भी ज़्यादा भयंकर है। बॉडी बड़ी होने के बावजूद ये अच्छे खासी फाइट कर सकता है, जिसके साथ युवान भी बिंग फैंग का स्वागत करता है। अब बताया जाता है बिंग फैंग और युवान के बीच में एक रिलेशनशिप के बारे में कि बिंग फैंग ह्यूमन एंसेस्टर वो युवान से बहुत लंबा जी चुका, वो उससे भी पहले एग्जिस्ट किया करता था। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब बिंग फैंग और अपने युवान वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे। इन्होंने साथ मिलकर लाइफ एंड डेथ को साथ में फेस किया था और वहाँ पर युवा सिर्फ उस वक्त अकेला ही प्रैक्टिशनर फैक्शंस में एक लौटा लॉर्ड हुआ करता था। लेकिन उस टाइम पर बिंग फैंग ह्यूमन एंसेस्टर्स ने अपनी खुद की एक आईस्पीक फैक्शंस बनाई थी, उसने उस वक्त इस्टेब्लिश की थी और उस वक्त उसने युवान को भी ज्वाइन करने को कहा था कि आओ बंदे हम लोग मिलकर एक पावरफुल फैक्शंस का निर्माण करते हैं। लेकिन उस वक्त युवान ने डिक्लाइन कर दिया था। लेकिन इसकी वजह से उनके फ्रेंडशिप में कोई भी बदलाव नहीं आया था, वो लोग फिर भी दोस्त हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसा प्रैक्टिशनर फैक्शंस स्ट्रॉन्गर होता गया इन दोनों के बीच में तो दोस्ती था वो थोड़ी मोड़ी लड़खड़ाना शुरू हो गई क्योंकि यार अपने युवान अपने प्रैक्टिशनर फैक्शंस पे ज़्यादा ध्यान देने लगे थे, वो अपने लॉर्ड्स के साथ ज़्यादा काम किया करते थे जिसके साथ उनमें बातें होने लगती हैं। और यहाँ पे 12 इमॉर्टल बैंक्स भी अपने युवान के साथ काफ़ी अच्छे फैमिलियर थे क्योंकि वो अपने युवान को काफ़ी लंबे अरसे पहले से जान रहे होते हैं। युवान उन सभी को देखता है और यहाँ पर उसकी नज़र एक लड़की पे जाती है और फाइनली हमें यहाँ पे एक वुमेन को दिखाया जाता है जो कि एक ह्यूमन एंसेस्टर्स की पावर को पोजेस करती है। इसके बारे में भी हम लोग अभी अच्छे से जानेंगे और इसकी पावर्स को भी समझने वाले जो कि सच में चौंका देने वाली है कि एक वुमेन इतना पावरफुल कैसे हो सकती है। मुझे माफ़ करना, मैं वुमेन के खिलाफ नहीं हूँ, बस मैं यहाँ पे ऐसे ही
मजाक में कह रहा हूँ, सीरियस मत लेना, कोई अगर ऑफेंड हो जाएगी तो मुझे मत कहना। इसके साथ वहाँ पर युवान उस ग्रे रॉक वोमेन की तरफ अपनी नज़रें दिखा लेता है। वहाँ पर अपने युवान प्यार से कहते हैं कि सिस्टर साजू, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है तुम्हें देखे हुए। अब यहाँ पे ग्रे रॉक वोमेन भी अपने युवान की तरफ प्यार से देखती हैं और वो बस अपनी आंखों से हामी भरती है, मतलब इशारा करते कि हाँ देखो मैं अच्छी खासी हूँ। अब बताया जाता है कि इस लंबे से पास्ट के ईरा में, जो कि इन्फिनिटी स्पेस के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्टेंस हुआ करता था, वो कोई और नहीं यही सांजुओ थी। मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ही, नंबर 1 पे, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। मतलब देख रहे हो, एक बंदी सारी चीज़ों को डोमिनेट कर रही है, हर एक बंदे को अपने पैरों के नीचे रखा करती थी। ये बंदी को कोई भी नहीं हरा सकता था, ये बंदी कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर होती है। ये बंदी इतनी थी कि इसे अकेले रहना पसंद था, ये हमेशा से अकेले रहा करती थी। इसके गिने चुने ही फ्रेंड्स हुआ करते थे। इसके सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स बिंग फैंग हिनवान एंचेस्टर था और दूसरा में अपने युवान ही होता है। मतलब ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। तो ये तीनों कह सकते हो एक ट्रायो की तरह हुआ करते थे और ये तीनों भी काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। तो कह सकते हो कि ये सोल लाइन के जैसे वो तीनों मास्टर थे ना, उसी की जैसे इनकी भी ट्रायो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ हैं। जहाँ पे सोल लाइन में भी उस लेडी की ताकत काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब उन तीनों में, यहाँ पर भी ऐसा ही है। इस लेडी सांजुओ की पावर्स सबसे टॉप पे थी। वो तो अलग बात है कि अब इसकी पावर्स थोड़ी मोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन फिर भी ये बंदी अभी भी टॉप पे ही है, जिसके साथ यहाँ पे ये सब बात होने लगती है। अब ये भी बताया जाता है कि जब बिंग फैंग हिनवान एंचेस्टर्स आई स्पीक फैक्शंस को इस्टेब्लिश किए थे, तो इसने अपनी इस लेडी को भी इन्वाइट किया था। जब ये लेडी इसमें ज्वाइन की थी ना, तो आई स्पीक फैक्शंस की जो पावर्स थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और ये बहुत ही टेरिफाइंग हाइट तक चली गई। क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बिंग जब किसी फैक्शंस को ज्वाइन करेगी तो यार दूसरे फैक्शंस के बंदे भी इससे जलेंगे ही ना, क्योंकि यार ऑफ कोर्स सी बात है, नंबर वन होता है। लेकिन बाद में ये बताया जाता है कि समय बाद जब ये सांजुओ नंबर 1 पे थी, लेकिन उसी वक्त लॉर्ड जिंगमैंग भी इमर्ज होकर आता है। लॉर्ड जिंगमैंग के बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते ही हो। ये लॉर्ड वो है जिसने कि 2 ह्यूमन एंचेस्टर लेवल डॉग्स को मास्टर कर रखा है। लॉर्ड जिंगमैंग अभी के फिलहाल में कई सारे फैक्शंस के दौरान सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्टेंस माना जाता है। मतलब कई सारे फैक्शंस से तो कुछ लोग मानते हैं कि सांजुओ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो नंबर 1 पे रहना डिजर्व करती, लेकिन वहीं पे लॉर्ड जिंगमैंग उससे कई सारे फैक्शंस कहा करते कि वो सांजुओ से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं और वो नंबर 1 पे हैं। इन दोनों के बीच में उतनी भयंकर वाली फाइट नहीं है, लेकिन फिर भी अपने लॉर्ड जिंगमैंग ने कुछ ज़्यादा ही टेरिफाइंग काम कर रखे हैं, सबको घुस घुस कर मारते हैं। तो इसलिए सब लोग बोलते हैं कि यार लॉर्ड जिंगमैंग नंबर 1 पे रहा करते हैं। लेकिन बाकी के हम ये भी बिलीव करते हैं कि सांजुओ इस टाइटल को अभी भी होल्ड करती है। लेकिन एक चीज़ तो सर्टेन थी कि इन्फिनिटी स्पेस के अंदर ये दोनों टॉप पे हमेशा ही रहा करते थे और ये अनडाउटली लॉर्ड जिंगमैंग और सांजुओ के ही बीच में थी कि आखिरकार कौन पे होना। अब यहाँ पे बताया जाता है कि जब 2 फैक्शंस के बीच में लड़ाई हुई थी, जब लॉर्ड जिंगमैंग और इन्फिनिटी सर्पेंट हिनवान एंचेस्टर्स के बीच में स्पेशल एबिलिटीज़ की फाइट हुई थी, तो दोनों बंदे एक दोनों को काउंटर कर रहे थे और दोनों को अपनी पार्सल स्ट्रेंथ से फाइट करनी पड़ी थी। इन्फिनिटी सर्पेंट हिनवान एंचेस्टर्स, उसके पास भी एक स्पेशल पावर थी जो कि इन्फिनिटी वर्ल्ड के सपोर्ट से एम्पलीफाई हो जाती हैं और वो अपने हिनवान एंचेस्टर टाइम एंड स्पेस को भी सरपास कर देते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इन बैटल में जो इन्फिनिटी सर्पेंट हिनवान एंचेस्टर था वो बिंग फैंग हिनवान एंचेस्टर्स या फिर वूगो हिनवान एंचेस्टर या बाकी सबसे कमजोर नहीं था। लेकिन यार इन सब के बावजूद अपने लॉर्ड जिंगमैंग उस बंदे को बड़ी आसानी से सप्रेस कर दिए थे। मतलब देख रहे हो कि यहाँ पे अपने जो लॉर्ड बिंग फैंग हैं, जो कि सच में काफ़ी पावरफुल है, इस फैक्शंस के कह सकते हो सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट बिंग है, वहाँ पर उसकी पावर्स इन्फिनिटी सर्पेंट क्लैन की जितनी थी। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद अपने लॉर्ड जिंगमैंग ने उसको बड़ी आराम से कंप्लीटली सरपास कर दिया होता, उसको सप्रेस करके रखा होता है। इसके साथ युआन सांजुओ से डायरेक्टली पूछता है कि सिस्टर सांजुओ, अब यहाँ पे वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, तो यहीं पे वो सीधे उसी से पूछ लेता और कहता कि सिस्टर सांजुओ, हमारे प्रैक्टिशनर फैक्शंस और आइस फैक्शंस वो हमेशा से एलाइज रहा करते थे, लेकिन फिर भी जब हम लोग इनेट हिनवान लाइफ फॉर्म फैक्शंस के साथ फाइट कर रहे थे तो
आइसपीस फैक्शंस ने इस मौके का फायदा उठाकर हमारे हंड्रेड्स ऑफ वर्ल्ड क्लस्टर्स को लूट लिया। आखिरकार हम इन चीज़ों को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? अब ऐसे ट्रैवल मैटर्स ने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया करती थी। अब यहाँ पे सांजू रिप्लाई करते हुए कहती है कि देखो ये सब मैटर बिंग फैंग के साथ डिस्कशन करनी चाहिए। वो यहाँ पे क्लियरली इन सभी चीज़ों से अलग हो जाती। वो कहती कि मुझे इन सब से घंटा फर्क नहीं पड़ता, जो करना है अपने इन सभी से बात करो। मतलब यहाँ पे वो इतना भी रूड नहीं थी, बस वो चुपचाप ये कहती कि देखो मैं इन सब में कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि यार वो युवान के साथ अपने रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना चाहती थी। जिसके साथ बिंग फैंग ह्यूआन एंसेस्टर भी युवान की तरफ जाता है और इसके बगल में जाकर बैठ कर कहता है ब्रदर युवान, और वो वहाँ पे कहता है कि तुम तो जानती हो ना सिस्टर सांजो की टेम्परमेंट कैसी है, वो इन सब अफेयर्स में खुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब आई स्पीक फैक्शंस और तुम्हारे प्रैक्टिशनर फैक्शंस सब सच में हमारे एलाइज थे, तो तुम्हें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारी फैक्शंस कितनी लूजली ऑर्गेनाइज्ड है। हम अपने बंदों को ही नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, यहाँ तक कि मैं खुद सबको एक साथ नहीं रख पाता हूँ। यहाँ पर जब उन्हें ये पता चला कि यार तुम्हारी फाइट हो रही है, तो उन सभी ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर तुम्हारे वर्ल्ड क्लस्टर्स को ऑक्यूपाई कर लिया। यहाँ तक कि मैंने भी उनको ऑर्डर किया कि रुक जाओ, लेकिन मेरे फोर्स करने के बावजूद भी देखो उन्होंने लूट लिया। यहाँ पर उन सबको कंट्रोल करना मेरे बस की बात नहीं है, और वह ह्यूआन एंसेस्टर युवान की तरफ देखने लग जाते हैं। अब युवान भी आई स्पीक फैक्शंस के बारे में अच्छे से जानता था कि यार इसको कंट्रोल कर पाना कितना ज़्यादा मुश्किल बिंग फैंग के लिए हो रहा है, लेकिन यार उससे ज़्यादा तो स्ट्रॉन्गर अपने प्रैक्टिशनर फैक्शंस के बंदे हैं। आखिरकार युवान उन सभी को एक साथ कंट्रोल करके रखता है। ये हुई ना असली लीडरशिप की पहचान। अब यहाँ पे आपको सब चीज़ें पता चलने लगेगी कि बिंग फैंग क्या कर रहा है और बाकी सब एंसेस्टर्स क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये सभी चीज़ें थी। अब ऐसा ही चल रहा होता है। युवान भी इन सब के बॉन्ड को अच्छे से जानते थे, और बिंग फैंग सांजू के जो बीच के रिलेशनशिप थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे। दोनों एक दूसरे पर अपनी जान को न्यौछावर करने को तैयार थे, जबकि वो मरते ही नहीं, मतलब मरेंगे नहीं तो जान देकर क्या करेंगे, अच्छी सी बात है। जिसके साथ युवान उन सभी फिगर्स 12 बंदों की तरफ देख कर कहता है कि 3600 वर्ल्ड क्लस्टर्स ये हमारे पास हैं, और हम उनमें से एक भी वर्ल्ड क्लस्टर्स को नहीं खो सकते हैं। सारे के साथ प्रैक्टिशनल टेरिटरी कहीं होनी चाहिए। वो उन सबसे कहता है कि तुम सब ये जानते हो कि वो सारे टेरिटरी हमने फिर से रीऑक्यूपाई कर लिए हैं, जो कि दूसरे फैक्शंस ने लूट कर रखे होते हैं। सिर्फ यही 100+ वर्ल्ड क्लस्टर्स जो कि तुम्हारे अंदर हैं वो अभी तक बचे हुए हैं। अगर यहाँ पर तुम उसे नहीं दोगे तो नेसेसरी होने पर, ज़रूरत होने पर हम प्रैक्टिशनर फैक्शंस के लॉर्ड अपने स्पेस टाइम नेटवर्क्स का यूज़ करके हमें एनिमीज जो कि बॉर्डर पे मौजूद हैं उनको हंट डाउन करेंगे। मतलब यहाँ पे खुल्लम खुल्ला अपने युवान कह देते हैं कि देखो अगर तुमने चुपचाप नहीं दिया तो हम लॉर्ड डरते नहीं हैं, हम तुम पे अटैक करके तुमको मारेंगे। लेकिन ये सुनकर वहाँ पर 3 बंदे ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी आइडेंटिकल अपीयरेंस को रखते थे। वो एकदम से साथ खड़े होते हैं और गुस्से में युवान को देखकर कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमसे कन्फ्रंट कर सको। और वो गुस्से में कहता है कि तुम प्रैक्टिशनर फैक्शन, तुम अपने इतने बड़े टेरिटरी को खुद का क्लेम करते हो, आखिरकार इतने टेरिटरी का तुम लेकर क्या करोगे? हमने तो सिर्फ कुछ सैकड़ों की तादाद में ही ली है, 110 120 ही इन्होंने ली होती है, एकदम से नहीं एग्जैक्ट बनाया होता है। अब यहाँ पे 3 फिगर्स वो एक दूसरे की तरफ दिखने लगते हैं, और इन 3 फिगर्स के बारे में भी हमें पता चलेगा कि यार ये तो कुछ नहीं, मतलब समझ रहे हो इन 3 फिगर्स के बारे में। अब यहाँ पे 3 फिगर्स के बारे में बताया जाता है कि ऐसे कई सारे आई स्पीक फैक्शंस के अंदर कई सारे फिगर्स ज्वाइन किए थे जो कि यार कुछ ज़्यादा ही रेंटलेस काम किया करते थे, और यहाँ पे इन सभी ने हाफ वर्ल्ड क्लस्टर्स को ऑक्यूपाई कर रखा है। कुछ बंदे इमॉर्टल बीइंग्स थे इसलिए उन्होंने गुस्से के कारण इसको ज्वाइन किया था, कुछ तो साइलेंट ऑब्जर्वर्स थे जो कि सिर्फ देखने के लिए ज्वाइन किए होते हैं, कुछ यहाँ पे सच में फाइट करते मतलब घुस घुस के मारने वाली फाइट करते हैं, कुछ तो यहाँ पे सिर्फ देखा करते हैं। जिसके साथ हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि उन तीनों आइडेंटिकल फिगर्स की तरफ दिखता है, जिनमें से एक बंदा विंड, थंडर और सी होता है, और तीनों के तीनों चोर, मतलब तीनों के तीनों बंदे चोर होते हैं। मतलब यहाँ पे बैंडिट कहा गया तो यार चोर, लुटेरे, डाकू जो कह सकते हो, ये तीनों के तीनों बंदे वैसे ही टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे युवान उसे सीधे सीधे क्या कर कहता है कि अगर तुम तीनों के पास आइस फैक्शन सपोर्ट नहीं कर रही होती तो आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होती, तुम तीनों की मजाल नहीं थी, औकात नहीं थी कि तुम्हारे प्रैक्टिशनर फैक्शन के टेरिटरी को हाथ भी लगा सको, आखिरकार तुम्हारी वर्थित क्या है, तुम्हारी पावर्स नहीं कि तुम हमारे रात को सह सको। अब यहाँ पे जो तीनों सॉवरेन
थे विंड, थंडर और सी के, वो देखा जाए तो बाकी के ह्यूमन एंसेस्टर्स के मुकाबले बहुत कमज़ोर थे। इनकी पावर्स मिड से लो टायर के बीच में आया करती, मतलब समझ सकते हो। अब यहाँ पे इसकी पावर्स आपको अभी ही पता चलेगी कि क्या है। अब यहाँ पे ये सब थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सुप्रीम लॉज को मास्टर कर रखा था, जिसकी वजह से ये इमॉर्टल थे और इन्हें इमॉर्टैलिटी के कारण ये आइस पीक फैक्शंस को ज्वाइन किए थे और इतना ट्रबलसम क्रिएट कर रहे होते हैं। इटर्नल लैंड में इनकी रैंक सबसे नीचे पे आती थी, इसलिए ये तीनों एक साथ मिलकर काम किया करते थे, वरना कोई भी आएगा इनको बजा कर चला जाएगा। इतनी पावर्स बाकी सारे लॉर्ड्स और ह्यूमन में रखते हैं। इन बंदों की पावर्स कुछ नहीं थी, जिसके साथ यहाँ पर वो तीनों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता और क्या था कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युवान हमें बैंडिट्स कहने की, हमें लुटेरे कहने की। लेकिन युवान उनकी बेइज्जती करते हुए क्या था, इस बात को अच्छे से सुनना। युवान बेइज्जती करते हुए कहा था कि भूलो मत, मूवमैन ने अकेले तुम तीनों को मार डाला था, तुम तीनों को सिंगल हैंडली हरा दिया था, पूरी तरह से एनिलेट कर दिया था। और वो उसे चिढ़ा रहा होता कि देखो तुम्हारी पावर से क्या है। अब यहाँ पे सच में था, इन तीनों के पास कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी, ये कमज़ोर थे और यहाँ पे कमज़ोर होने के बावजूद ये कभी भी ट्रबल मेकर नहीं किया करते, मतलब ये हमेशा परेशान ही किया करते थे। एक बार सच की बात ये है कि लॉर्ड बोमेन को एक बार काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और अकेले ही निकल पाए थे इन तीनों को गुस्से में मारने के लिए और इन तीनों को उनके बॉडीज़ को डिस्ट्रॉय करके इनसाइड ट्रेजर्स को सीज कर दिया था। लेकिन चाहे इनको कितना ही बार डिस्ट्रॉय क्यों ना कर दो, ये हमेशा रीजनरेट कर ही जाएंगे क्योंकि ये इमॉर्टल बीइंग हैं। अब यहाँ पे तीनों सॉवरेन्स में यार यहाँ पे गुस्सा तो होते हैं, लेकिन वो सच को जानते हैं क्योंकि लॉर्ड बोमेन एक बार अकेले ही उन सब की धज्जियाँ उड़ा दी थी। और यहाँ पर अब लॉर्ड जिमिंग हैं जो कि आसानी से उन तीनों को रॉक बना सकते हैं, मार सकते हैं और फिर से उन्हें रिजनेट करना ही पड़ेगा। जिसके साथ वुगु ह्यूमन एंसेस्टर स्माइल करते हुए कहते हैं कि युवान ये तो बस हंड्रेड्स ऑफ वर्ल्ड क्लस्टर्स हैं, तो आखिरकार तुम इस हंड्रेड्स ऑफ वर्ल्ड क्लस्टर्स के लिए अपने अलायंस को क्यों तोड़ना चाहते हो। अब यहाँ पे एक और मेजर सवाल है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि यार किसी भी 1v1 फाइट में ह्यूमन एंसेस्टर्स को हरा पाना एकदम से नामुमकिन हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ बात टॉप टायर्स वालों के लिए है, मतलब मिड टायर्स और लो टायर्स भी आते हैं। लो टायर्स को तो अपना लूपिंग भी मतलब दौड़ा दौड़ा कर मारेगा। और बात करें मिड टायर, तो मिड टायर में थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम हो जाती हैं, कुछ दो को मिलकर काम करना पड़ेगा। लेकिन यार लो हाई टायर में चले जाए जो कि टॉप टायर होता है, उसमें कोई भी बंदा 1v1 में किसी को हरा ही नहीं सकता, ये कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। भले ही लूफिंग वो आगे चल के सबको 1v1 में ऐसे ही धूल चटा देगा और वो बहुत बड़ा सुप्रीम खिलाड़ी बन जाएगा, वो बाद में देखेंगे। और बाद में लूफिंग आगे चलकर तो एंशिएंट बिंग से भी फाइट करेगा जो कि अभी तक रिवील नहीं किए गए हैं। इसके साथ वो ह्यूमन एंसेस्टर्स तो यही कहते हैं कि क्या तुम अपने अलायंस को तोड़ना चाहते हो। तो यहाँ पे अपना युवान उसकी तरफ घूर कर देखता है और कहता है कि ये तुम हो जिसने कि अलायंस का उल्लंघन किया है, मेरे स्टांस क्लियर हैं, तुम्हें सबको लौटा नहीं होंगे, मैं किसी एक को भी नहीं छोड़ रहा हूँ। अब ये देखकर 12 के 12 इमॉर्टल बीइंग्स आपस में देखने लगते हैं और यहाँ पर वो सोचने लगते हैं। अब 12 बीइंग्स थे तो उनके ख्याल भी अलग अलग होते हैं, उनके बीच में तो तीन लुटेरे, तो वो यार यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर थे, लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना चाहते थे। लेकिन इन तीनों के बावजूद भी और भी टेरिफाइंग बंदे थे, तो इन सब के स्ट्रेंथ कम आंकने की कोशिश भी ना करो। लेकिन फाइनली बिंग फैंग ह्यूमन एंसेस्टर फाइनली बोल पड़ते हो, कहते हैं वेरी वेल युवान, हम लोग एलाइज हैं और हमारी सबसे बड़ी एनिमी कोई और नहीं इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस होने वाली हैं। अब यहाँ पे उनके लिए भी इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस एनिमी इसलिए होती क्योंकि आई स्पीक फैक्शंस और इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस उनके रिसोर्सेज भी सेम तरह के हैं। अगर रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी तो उनके लिए बहुत बड़ी तादाद में ये हो जाएगी, मतलब कि उनके बीच में लड़ाई होगी ही। जंगल में दो शेर नहीं हो सकते, यही सेम बात यहाँ पर भी चल रही होती है। जिसके साथ वहाँ पे बिंग फैंग ह्यूमन एंसेस्टर कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि हमारी फैक्शंस ऑपरेशंस कितना ज़्यादा लूजरी ठीक सही से नहीं होती हैं, चाहे मैं कितना ही कोशिश कर दूँ मैं इन सबको कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। और वैसे भी चलो अब हमें यहाँ पे करना चाहिए, और वो यहाँ पे फाइनली डिसाइड करता कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। आई स्पीक फैक्शंस तुम्हें आधे से ज़्यादा ऑक्यूपाइड वर्ल्ड क्लस्टर्स को दे देगा और हम लोग सिर्फ 60 को ही अपने
पास रखेंगे। मतलब यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे 150 तक में है, मतलब 150 तक वर्ल्ड क्लस्टर से, जिसके हिसाब से ये 60 को खुद रख रहे हैं और आधे से ज़्यादा लेने को तैयार हो और हमारे पास 60 को छोड़ने को तैयार हो, तो ये हमारे इंटरनल फैक्शंस के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा कि ये उनके लिए भी थोड़ी मोड़ी चल सकती है। और सभी इमॉर्टल बेइंग युवान को देखना शुरू करते हैं, क्योंकि युवान ही बताने वाला है कि क्या वो इस पर राजी होने वाला है या फिर नहीं। लेकिन जब युवान सुनता है कि वो यार 60 को अपने पास रखने वाला है, तो वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है और वो सीधे गुस्से में कहता है कि हम लोग एक सिंगल वर्ल्ड क्लस्टर्स को भी, जो कि प्रैक्टिस फैक्शंस को बिलोंग करता है, वो नहीं खो सकते हैं। अगर तुम्हारी इतनी पावर है कि तुम उनको होल्ड ऑन करना चाहते हो, तो प्रैक्टिशनर फैक्शंस तुम पे वॉर को डिक्लेयर करती हैं। अब जैसे ही अपने युवान ये कहते कि हम लोग वॉर करने के तैयार हैं, तो यार जितने भी इमॉर्टल बेंग्स होते हैं उनके एक्सप्रेशंस काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाते हैं और कहते हैं कि वॉर। और वो कहता है ब्रदर युवान, तुम्हें अच्छे से सोच लेनी चाहिए, तुम ये क्या कह रहे हो। और ब्रदर विंग फैंग ह्यूमन एंसेस्टर्स को वॉर्न कहते हैं। लेकिन यहाँ पर युवान उससे कहता है कि मुझे ब्रदर मत बुलाया करो, जो भी हमारे प्रैक्टिशनर फैक्शंस को इन्वेड करने की कोशिश करेगा वो हमारे किंगशिप के लायक नहीं है, हम उनके साथ कोई भी रिश्ता बनाकर नहीं रह सकते हैं। इसको सुनकर विंग फैंग ह्यूमन एंसेस्टर्स को भी काफ़ी यार झटका लगता है, क्योंकि वो दोनों एक समय में भाई भाई के जैसे थे। जिसके साथ यहाँ पर ये सुनकर उनमें से बंदे कहते हैं कि युवान, क्या तुमने ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया है? अगर तुम्हारे प्रैक्टिशनर फैक्शंस वॉर को चाहती हैं, तो तुम्हें सच में लगता है कि हम इमॉर्टल बेंग्स वॉर से डरते हैं? तो यहाँ पे युवान सिर्फ इतना ही कहता है, ठीक है बहुत अच्छे, लेकिन मैं तुम सबको वार्न करना चाहता हूँ कि एक बार ये जंग शुरू हो गई तो ये बैटलफील्ड हमारे ऑक्यूपाइड टेरिटरीज तक लिमिटेड नहीं रहेगी। हमारी जितनी भी ऑक्यूपाइड टेरिटरी है वो तो हम लेकर ही रहेंगे, लेकिन तुम्हारी आई स्पीक फैक्शंस के भी जितनी टेरिटरीज हैं वो भी हमारी टारगेट बन जाएगी। और अगर तुमने इन्वेड करने की कोशिश की तो याद रखना तुम सब पे भी अटैक किया जाएगा। मतलब युवान सिंपली ये कह देते हैं कि अगर तुमने हम पे अटैक किया, सेम टू सेम हम तुम्हारी टेरिटरी को भी लूटेंगे, और तुमने भी अटैक किया तो हम भी पलट जवाब जरूर देंगे। अब ये सुनकर कुछ इमॉर्टल बेंग्स उनके चेहरे पीले पड़ जाते हैं और वो कहता है कि व्हाट, ये क्या कह रहे हो, क्योंकि ये उनके लिए काफ़ी बड़ी बात थी। ये अपना युवान सीधे काउंटर इन्वेंशन की बात कर रही होती हैं। जिसके साथ यहाँ पे विंग फैंग ह्यूमन एंसेस्टर्स कहता है कि आई स्पीक फैक्शंस कोई भी एक्सकेलेशन से डरता नहीं है। अब ये सारे इमॉर्टल बेंग्स थे, इनके लिए अपनी जान प्यारी नहीं थी, क्योंकि ये कभी मरेंगे ही नहीं, और इनके लिए अपने बाकी के मेंबर्स की जान कुछ भी नहीं थी। छोटे मोटे ह्यूमन एंसेस्टर वर्ल्ड लेवल्स, हाई लेवल्स, इन सब की प्राण के बारे में उन सबको कोई चिंता ही नहीं थी। जिसको सुनकर युवान कहता कि ठीक है चलो हमारी रिस्पॉन्स का वेट करो, और वो वहाँ पे सबको देखते और चले जाते हैं। अब जैसे ही वो वहाँ से जाता है ना, पूरे की पूरी ग्रैंड हॉल में सभी इमॉर्टल बेंग्स खड़े हो जाते हैं, वो डिवाइड होते हैं। मतलब कि यहाँ पे कुछ तो चाहते थे कि वॉर ना हो और यहाँ पे कुछ चाहते थे कि वॉर हो जाए। मतलब ये सब अलग अलग बातें, कोई भी वॉर नहीं चाहता था। अब यहाँ पे ये सभी चीज़ें हो रही थी और वहाँ पे विंग फैंग ह्यूमन एंसेस्टर अपने गुस्से से उन सभी की तरफ देख कर सोचने लगता कि क्या वॉर सच में आने वाली है। और वो यहाँ पे कहता कि ये सभी तुम्हारे लालच की वजह से हुई है कि ये सब हो रही है। अभी के फिलहाल में हमने तो सिर्फ उसके 60 क्रिटिकल वर्ल्ड क्लस्टर्स को होल्ड करने की बात कही थी, लेकिन अब देखो 8 लॉर्ड्स प्रैक्टिशनर्स हमसे वॉर करना चाहते हैं। मतलब कि यहाँ पर अब वो सब चांस से नहीं बैठने वाले हैं। कुछ बंदों की लालच की वजह से अब पूरे के पूरे पिंग फैंग ह्यूमन प्रैक्टिस, मतलब उन सारे फैक्शंस को इसका जिम्मा उठाना पड़ेगा। यहाँ पे इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से थे, लेकिन ये देखने में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी। राइटर ने सुन ली मेरी बात कि यार यहाँ पे ये सभी चीज़ें ना होगा, वॉर होगी ना तो सच में काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लू फेंग की बढ़ी हुई पावर्स को भी देखने वाले हैं। लू फेंग अपने आप को और भी पावरफुल करेगा, और जब बैटल होगी ना तो लू फेंग होगा क्या कि अपने पूरे के पूरे उसी एरियाज को, ब्लड वाले एरिया को उसी पास ले जाएगा, और वहाँ पर लू फेंग की जो पावर्स बढ़ेगी ना यार कमाल की। लू फेंग अपने उसी ब्लास्ट वाली पावर्स को कुछ ज़्यादा यूज़ कर पाएगा और अपने बाकी कंपेनियंस की पावर्स को आराम से रीस्टोर भी कर लेगा। तो समझ सकते हो लू फेंग कितना ज़्यादा टेरिफाइंग हो जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो दूसरे वर्ल्ड क्लस्टर्स को भी ऑक्यूपाई करना शुरू कर देंगे, जिससे कि उनकी खुद की टेरिटरी भी बढ़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।